नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस संगठन का जिक्र हो और राजनीति ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। कांग्रेस संगठन में जब जब बदलाव की बयार बहती है, जब जब नियुक्तियों की बात चलती है, दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक हलचल तेज हो जाती है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ कांग्रेस में महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति और पीसीसी के विस्तार को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इतने गुटों में बटी हुई है कि जो भी बने वो गुट विशेष का बनेगा, संगठन के लिए काम नहीं करेगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को अपना घर देख लेना चाहिए, उसके बाद गुट और संगठन और संतुलन की बात करनी चाहिए। आज इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं दिख रही। कांग्रेस के हर मोहरे की चाल पर सबकी निगाहें टिकी है, लेकिन इधर सत्ता से बाहर कांग्रेस अब अपने ही संगठन के सियासी पहाड़े में उलझी नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर मंथन तेज है, तो वहीं महिला कांग्रेस के नए चेहरे को लेकर भी सियासी गलियारों में सरगर्मी चरम पर है। इन संभावित नियुक्तियों ने कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी तिरछी नजरों से हर चाल को नापने में जुटी है। छत्तीसगढ़ में पीसीसी में नई नियुक्तियों को लेकर कभी भी खत्म हो सकता है इंतजार। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दीपक बैज की जगह नए नामों को लेकर दिल्ली में मंथन का दौर। महिला कांग्रेस के लिए नए अध्यक्ष को लेकर अंतिम दौर का पहुंच चुका है मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अटकलों पर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने साधा निशाना। अजय चंद्राकर बोले, भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव नहीं होने देंगे प्रदेश अध्यक्ष रिपीट। दीपक बैज बोले, अजय चंद्राकर के बयानों में नहीं देना चाहता कोई भी प्रतिक्रिया। देवेंद्र यादव बोले, बीजेपी ने बनाया बकवास विभाग, उसके मंत्री बनाए गए अजय चंद्राकर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चेहरे बदलने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में सियासी गलियारों में भी कांग्रेस के अगले स्टेप को लेकर हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि भूपेश बघेल कभी भी दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रिपीट नहीं होने देंगे। इसमें चंद्राकर ने विधायक देवेंद्र यादव को भी घसीट लिया, जिस पर देवेंद्र यादव ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी के नए बकवास विभाग के मंत्री का दायित्व अजय चंद्राकर को दे दिया गया है। आप देख लेना, भूपेश बघेल जी किसी शर्त में दीपक बैज जी को रिपीट नहीं होने देंगे, क्योंकि कांग्रेस में अभी सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल जी हैं। उससे एक कदम नीचे वो महासचिव हैं, उससे एक कदम नीचे उसके पट शिष्य देवेंद्र यादव जी हैं सचिव। महा और सचिव का अंतर है बस, महाशब्द का, दोनों के बीच में। ये दोनों मिलके नहीं बनने देंगे। अजय चंद्राकर जी के बयान पे मुझे कुछ भी नहीं कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुझे लगता है, एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है, बकवास डिपार्टमेंट, और उसके मंत्री का दायित्व आदरणीय अजय चंद्राकर जी को दे दिया है, क्योंकि उनको और कोई काम तो सरकार दे नहीं रही है। ये बकवास डिपार्टमेंट का हेड बनाकर उनको छोड़ दिया है कि आप जाइए, जहां लगे वहां उसको सींग मारिए। तो वही चल रही है बातें, इसका कोई अर्थ नहीं है, तथ्यहीन बातें। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त कांग्रेस के भीतर का मंथन ही सबसे बड़ा सियासी हथियार बन गया है। संगठन में होने वाले संभावित नियुक्तियां अब अंदरूनी फैसले के साथ साथ बीजेपी के लिए भी हमला बोलने का मौका बन चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष और महिला कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर चल रही अटकलों ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये नियुक्तियां कांग्रेस को नई धार देंगी या फिर अंदरूनी खींचतान बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी साबित होगी। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नियुक्तियों की बयार पर सियासत अपार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भीतर। चलिए सीधे डिबेट पे चलेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़े हुए। मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता रह चुके। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संजीव शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ नेता है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी रह चुके। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ है। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। जरा समझाइएगा, कांग्रेस की नियुक्ति या कांग्रेस में नियुक्ति को लेके इतनी सियासत क्यों होती है कि बीजेपी को बढ़ चढ़ के बयान देना पड़े, गुटबाजी, गुट क्या होगा क्या नहीं होगा, तमाम चीजों का आकलन बीजेपी को करना पड़े। के जी, राजनीति में दूसरे के घर को झांकने की एक आदत सी रहती है और उसी पर ही हम चर्चा करते रहते हैं।
अब बात आती कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है। कांग्रेस के अंदर देखिए, मोहन मरकाम को हटा के मंत्री बनाया गया, उसके स्थान पे दीपक बैस को बनाया गया। दीपक बैस की अभी कार्यकारिणी पूरी बची हुई है बनाने के लिए। मंडल अध्यक्ष जो जितने नियुक्ति हुई है उसमें एक जिसका मृतक को मंडल अध्यक्ष बनाने की बात आती है। रही बात महिला अध्यक्ष की, तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए देखिए कि ये कब से वो इस्तीफा दे चुकी हैं और अभी तक वो कार्यवाहक के रूप में काम कर रही हैं। उनके स्थान पर 5 लोगों का बताया जाता है कि इंटरव्यू हो चुका है। अब उसमें छन्नी वर्मा, संगीता सिन्हा, इन लोगों के आगे चल रहे हैं, ये बात आ रही। तो कहने का तात्पर्य कि इतनी बातें कांग्रेस की बाहर आती है कि भाजपा वाले इस तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहते हैं। अभी दीपक बैस के कार्यकाल को देखिए, आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने में एक आदिवासी युवा चेहरा के रूप में आगे बढ़ रहे हैं लगातार, और उनके पदयात्रा को देखिए, लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। और भाजपा में जिस तरह से कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने युवा बनाया है, तो छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी चेहरे के रूप में दीपक बैस का चेहरा है। उनके सामने यदि आप बात करेंगे तो टीएस सिंहदेव की बात करें या इसके उमेश पटेल की बात करें, दोनों के मामले में यदि देखें कि आदिवासी चेहरा छत्तीसगढ़ में एक जरूरत महसूस होने लगी, कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के सामने में, क्योंकि बस्तर और सरगुजा 2 प्रमुख है और मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि दोनों ही हमारे लिए प्राथमिकता में। ऐसी स्थिति में दीपक बैस के महत्व को अगर कम नहीं आंका जा सकता। ठीक है, के जी मैं लौटूंगा। आपने बिल्कुल सही बात कहा कि अगर आदिवासी का मुकाबला आदिवासी तो करेगा ना, दोनों ही राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा इस बात को। मैं लौटता हूं, मैं जब एक बार सुनील जी का रुख करता हूं, अंत में जाऊंगा संजीव जी का, क्योंकि आज संजीव जी के पार्टी से जुड़े हुए विषय पे चर्चा है। सुनील जी, के जी ने एक बड़ी अच्छी लाइन कही कि साहब राजनीतिक दलों में दूसरे के घर में झांकने की आदत हो जाती है, दूसरे राजनीतिक दलों को, नेताओं को। क्यों झांका ताकि, बताइए जरा। जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, झांकने ताकने की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक दल जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से प्रतिद्वंदिता होती है और एक दूसरे के क्रियाकलापों पर सब नजर रखते हैं, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये काफी पुराने समय से चली आ रही है। कांग्रेस पार्टी के अपने अंदरूनी जो मामले हैं वो तो खैर उनके अपने खुद के मामले हैं, उस पर बहुत ज्यादा हमको नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय ये आ जाता है कि प्रदेश के अंदर में प्रमुख दल विपक्षी दल के रूप में, और पिछले समय में 5 साल उन्होंने सरकार चलाया है, और जब उनके अंदर में कुछ बात होती है तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हम यदि देखते हैं तो बयानबाजी का जो दौर आ रहा है। अब देखिए, आप देवेंद्र यादव हैं, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए एक सीनियर लीडर जो है हमारे माननीय अजय चंद्राकर जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, देवेंद्र यादव जी, आपको भी तो छपास रोग है, आप भी तो जबरदस्ती बैठ जाते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, फिर उसके बाद घूमने लगते हैं। उनको खुद को प्रदेश अध्यक्ष बनने का शौक है, कभी टीएस बाबा के पास जाते हैं, कभी चले जाते हैं भूपेश बघेल जी के पास, तो कभी कहीं चले जाते हैं। तो खुद का जो मन के अंदर जो फूट रहा होगा ना, वो समझ में आता है। और दीपक बैस जी आदिवासी नेतृत्व है, लेकिन उनकी क्या दुर्गति है, कोई उनको अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं है। वरिष्ठ नेता जितने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में है, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे टीएस सिंहदेव जी का तो खुद का नाम चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के लिए। कुछ लोग कहते थे भूपेश बघेल जी को भी बनना चाहिए। खैर, कांग्रेस जिसको भी बनाए, उसकी परिभाषा जो है वो राहुल गांधी ने दे दी है कि हमारे पास जो घोड़े हैं वो लंगड़े हैं, बारात में नाचने वाले हैं, तो अभी किसी को भी बनाए। ठीक है सुनील जी, जवाब ले लेता हूं। सुनील जी, ठीक है सुनील जी, जवाब ले लेता हूं। संजीव जी बड़े विद्वान प्रवक्ता है, नेता है। संजीव जी जरा इत्मीनान से जवाब दीजिएगा कि साहब बकवास बनाम छपास, लंगड़े घोड़े, शादी के घोड़े कैसे चलेगा कांग्रेस पार्टी पे? इतने सवाल उठेंगे तो उस कांग्रेस पार्टी पे जो देश में सबसे पुरानी पार्टी है। और सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी में होता बाद में है, चर्चा पहले शुरू हो जाती है। बीजेपी में ठीक उलट है, होता पहले है, चर्चा बाद में होती है। अवधेश जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार। देखिए अवधेश जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से देख रहा था, वरिष्ठ नेता हैं अजय चंद्राकर जी, और मैं उनकी पीड़ा समझ सकता हूं और ये प्रदेश समझ सकता है। भले भाजपा समझे या ना समझे, मंत्री ना बनाए जाने की पीड़ा, निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर होने का दर्द, और सरकार सत्ता होने के बाद भी प्रभावहीन हो जाने की कसक,
ये सब ऐसे बयानों को बाहर निकालती है और ऐसे में अपने आप को मीडिया में जीवित रखने के लिए उल जलूल बयान देना उनकी आदत में शुमार आज से नहीं रहा है। कभी वो सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के सरकारी चिन्ह को गोबर से कभी कंपेयर करते हैं, कभी तो ऐसी उनकी हरकतें रही हुई हैं। और जब से मंत्री नहीं बने हैं तब से उनके ऊपर में एक जिम्मेदारी का बोझ और बढ़ गया है कि वो मन से विपक्षी हो गए हैं। विपक्ष की तरह सदन में बोलते हैं, अपने नेताओं के खिलाफ में बात करते हैं, अपनी पार्टी के अंदर में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं सदन में ऑन रिकॉर्ड। तो एक जिम्मेदारी उनको विपक्षी के होने के नाते, इसलिए मैं उनका सम्मान भी करता हूं। और यकीन मानिए जितने भी नाराज विधायक नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं, उनके ठेकेदार आज की तारीख में अजय चंद्राकर जी हैं। ठीक है, तो इस नए पद के लिए मैं अजय चंद्राकर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि घोड़े की बात कर रहे थे, राहुल जी ने वो घोड़े को उपाधि दे दी। तो भैया राहुल जी ने तो हमको घोड़ा कहा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करते हुए गधे से प्रेरणा लेते हैं या नहीं लेते? पूछिए, बताइए। क्या आपके मुख्यमंत्री, आपके नए नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब ले और लेता आप हूं स्वयं संजीव जी, क्या गधे से प्रेरणा लेंगे? ठीक है संजीव जी, आपने सीधे सवाल पूछा, मैं सीधे जवाब ले लेता हूं। ठीक है, गधे से प्रेरणा ठीक है, लेंगे? ठीक है सुनील जी। सुनील जी, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मैं बस सवाल लेके आऊंगा। संजीव जी के मन में क्यों कसक रहे कि साहब सवाल मेरा छूट जाएगा? बहुत संक्षेप जरा में जवाब दीजिए। देता हूं। हाँ, देखिए अवधेश जी, शायद कांग्रेस के साथियों को पता नहीं है प्रेरणा लेना और उसको उस प्रकार का आरोप लगाना कि आप वही हो। प्रेरणा लेना अलग विषय है। प्रेरणा तो आप किसी से, बच्चे से भी ले सकते हो, बूढ़े से भी ले सकते हो। देखिए, काम करने का विषय है। यदि किसी से आप अच्छी चीज ले सकते हो तो लीजिए। लेकिन आपके लोगों ने तो कहा कि हमारे घोड़े लंगड़े हैं, हमारे घोड़े नाचने वाले हैं, हमारे घोड़े बारात वाले हैं। तो आप उनसे पूछिए ना, ऐसा सुनील जी, हाँ या ना? अरे आप उनसे पूछिए ठीक, ना। संजीव जी एक मिनट सुन लेते। संजीव जी जवाब आने, सुनील जी का जवाब आने दीजिए। मोदी जी लेते हैं। कौन लोग किसको मोदी क्या जी लेते बोलते हैं। आप पूरे लेंगे? देश के अंदर में क्या आप लेंगे सिनेरियो कि है? नहीं लेंगे? सबको सब आप गधे से पता प्रेरणा है। लेते हैं कि नहीं लेते? सबको सब पता है। प्रेरणा आपकी पार्टी जिससे अच्छी लेती है कि बात नहीं है लेती लेना है? चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं। पर आप मतलब किससे आप प्रेरणा लेते हैं गधे से प्रेरणा ना? आप किससे प्रेरणा लेते हैं? हम तो घोड़े से ले लिए। आपको तो चमचे कि दौड़ना है। कहे जा रहे हैं। ठीक है नहीं, सुनील जी नहीं, विषयांतर नहीं। सुनील जी, संजीव जी नहीं, विषयांतर नहीं। संजीव जी ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, मैं जब एक बार केके जी का रुख कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आप दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा, मैं केके जी का रुख करता हूँ। केके जी ठीक है, छोड़ दीजिए साहब, कौन किससे प्रेरणा लेता है। सवाल ये है 2028 सामने है और जिस स्थिति से राजनीतिक दलें आगे बढ़ रही है, जिस गति से, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस एक बदलाव की ओर बढ़ रही है। और आज जो खबर आई साहब कि 31 मार्च तक आपको पूरी कार्यकारिणी घोषित कर देनी है, जितने भी बचे हुए पद है उस पर आपको ऐलान कर देना है। कितनी चुनौती आपको नजर आ रहा है इसमें कांग्रेस के डेडलाइन को लेके। और 29 जनवरी को फिर से एक बार दिल्ली में बड़ी बैठक कांग्रेस की बुलाई गई है। केके जी देखिए अवधेश जी, निश्चित रूप से चुनौती पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस के सामने है, क्योंकि उनके सामने सभी दिग्गज नेता है। भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू की बात करें, टीएस सिंहदेव की बात करें, चरणदास महंत करें, तो इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करके सबकी सहमति से कार्यकारिणी बनाने वाली बात आती है। और कार्यकारिणी अब तक क्यों नहीं बना है? मोहन मरकाम के ही कार्यकारिणी चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने पद छोड़ा, हटाया गया, उनके स्थान पर ही नियुक्ति हुई है। तो कितना लंबा समय होता है। संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से जिला अध्यक्ष बनाया गया है कि पहले ब्लॉक अध्यक्ष के बाद मंडल अध्यक्ष, तमाम नियुक्ति के दौर पर एक संगठन को मजबूत बनाने की कोशिश राहुल गांधी की इच्छा के अनुसार, या एक स्वप्न के रूप में कह सकते हैं कि एक मजबूत हमारा संगठन खड़ा हो, जाके 2028 हो या 2029 लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस सत्ता में आए, ये एक बड़ा उद्देश्य है। इसको लेकर के जो रणनीति है उसमें छत्तीसगढ़ में ओबीसी और आदिवासी इस ढंग से देखेंगे, जातिवाद, धर्म के आधार, तो ये दो बड़े वर्ग हैं। और दोनों वर्गों में से एक आदिवासी यदि है, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस है, तो महिला निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग से, जो इस तरह से नाम सामने आ रहे हैं। और यदि दीपक बैस को हटाने की बात आती है तो मुझे लगता है कि फिर एक नया चेहरा, और समय आपके पास कम है, तो उसको किस ढंग से मैनेज करना, फिर अनुभव की बात आएगी, फिर प्रदेश में स्वीकार्यता की बात होगी। जो कार्यकारिणी आप दीपक बैस घोषित करेंगे, फिर उसको नया अध्यक्ष किस ढंग से उसके साथ सामंजस्य समन्वय की बात आती है। तो दीपक बैस यदि कार्यकारिणी बना रहे हैं सामंजस्य, तो मुझे लगता है कि हाईकमान को चाहिए कि उनकी पूरी छूट दे। लेकिन आप फिर सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का एक वर्चस्व है। छत्तीसगढ़ की दीपक बैस को बनाने में भी उनकी भूमिका रही, अब तो राष्ट्रीय महासचिव है। तो छत्तीसगढ़ में जो भी परिवर्तन होगा, भूपेश बघेल को अनदेखी करके नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए संजीव जी, यही सवाल मेरा आपसे है।
यही सवाल मेरा आपसे है कि साहब कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने 31 मार्च तक कार्यकारिणी का ऐलान कर देना, सारे रिक्त पदों पे नियुक्ति कर देना, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं और उस चुनौती से पार कैसे पाएंगे बगैर भाजपा में झांके ताके? जरा जवाब दीजिए। अवधेश जी, आपने भी देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर, देखिए कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग सबके साथ और लोगों को विश्वास में लेकर के पद देते हैं। यहां तक कि हमने अभी जिला अध्यक्ष सृजन जो कार्यक्रम हुआ कांग्रेस सृजन के अंदर में बाकायदा मतदाताओं से, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात करके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि अघोषित रूप से निर्वाचित है सारे जिला अध्यक्ष। उसके बाद हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, ब्लॉक अध्यक्ष के बाद अभी आपकी जानकारी में होगा हमने मंडल अध्यक्ष तक भी बना दिए, मंडल अध्यक्ष तक भी बना दिए। बात रही प्रदेश कार्यकारिणी की, प्रदेश कार्यकारिणी ऑलरेडी अभी चल रही है जो प्रदेश कार्यकारिणी, हाँ उसमें कुछ नाम एक्सटेंशन करने हैं, एक्सटेंड करने हैं, वो भी नाम दिल्ली गए हैं और उन नामों की बहुत जल्दी चर्चा खत्म हो जाएगी और वो नाम भी आपके सामने घोषित हो जाएंगे। लेकिन बात यहां पर यह है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा ये मोहन भागवत नहीं तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह नहीं तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये पत्रकार भी नहीं तय करेंगे। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये अगर कोई तय करेगा तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता तय करेगा, कांग्रेस पार्टी के नेता तय करेंगे, बाकायदा जो प्रक्रिया है उसके तहत होगा। ठीक है, इसमें तो आज लेकिन से पहले क्या ऐसा तय होते आए क्या संजीव जी झांकने के कि बजाय कांग्रेस पार्टी का अपने अध्यक्ष गिरेबान में कौन झांकना होगा ये चाहिए। कोई दूसरा तय करेगा? ऐसा होता है क्या कभी? वही कह रहा हूं मैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी तो उनका कार्यकाल बचा हुआ है, दीपक बैज जी का जून तक का कार्यकाल बचा हुआ है। तो ये एक नैरेटिव तय किया जा रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उनको हटाया जा रहा है, जबकि ऐसी कहीं कोई प्रक्रिया ही नहीं है, लगातार नियुक्तियां चल रही है। लेकिन ये ठीक है संजीव जी, समझ गया आपकी बातें आ गई। सुनील जी, ये केवल और केवल नैरेटिव सेट करने की सियासत है। अभी जून तक, ठीक है संजीव जी आपकी बातें आ गई, अभी जून तक दीपक बैज का कार्यकाल बचा हुआ है। क्यों बीजेपी नैरेटिव सेट करने में लगी है पीसीसी चीफ के खिलाफ? जवाब दीजिए सुनील जी। नहीं, हम लोग कहाँ नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनकी बैठ के हो रही है। इनके लोग दिल्ली जा रहे हैं, दौड़ दौड़ के दिल्ली जा रहे हैं, वहां पर बैठ के हो रही है, वहां से निर्देश हो रहा है। तो उस पर स्वाभाविक बात है कि एक प्रतिद्वंदी दल के नाते, प्रतिपक्ष के नाते चर्चा होना स्वाभाविक है। और कांग्रेस का कोई संगठन सृजन हो रहा है, यहाँ संगठन का विसर्जन हो रहा है, मृत व्यक्ति को मंडल का अध्यक्ष बना दे रहे हैं। और तो और बताओ, एनएसयूआई के चुनाव हुए तो युवा कांग्रेस के कुत्ते बिल्लियों को सदस्य बना दिया गया था। तो ये तो कांग्रेस रही है। और अभी ये बोल रहे थे कि हमारे पार्टी का अध्यक्ष जो है वो मोदी जी तय नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भैया आपकी पार्टी का अध्यक्ष केवल एक गांधी परिवार ही तय करता है। आप बार बार कहते हैं कि राहुल गांधी जी के मंशा के अनुसार राहुल गांधी जी तय करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आता है राहुल गांधी जी कांग्रेस है कि कांग्रेस राहुल गांधी जी है, या गांधी परिवार ही सब कुछ है? तो कुल मिलाकर के तय वहीं से होना है, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि हाई कमान से पूछूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा और कौन सा हाई कमान होता है? जबकि मोदी जी ने कहा कि माननीय नितिन नवीन जी संगठन के नाते मेरे बॉस हैं, लेकिन खड़गे जी क्या कहते हैं कि मुझे तो इन्होंने बनाया। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। हम संगठन के लिए काम करते हैं तो संगठन के नीचे सारे लोग हैं, जो नेतृत्व करता है उसके नीचे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता काम करता है। अब छत्तीसगढ़ के अंदर में चरणदास महंत जी ने तो बता ही दिया था कि चमचों को संभाल करके रखो। अब पता नहीं आगे कौन चमचा रहेगा, कौन उसके आका रहेंगे, क्या होने वाला है। कि गुटों में बटी कांग्रेस, भूपेश जी की कांग्रेस, तो टीएस बाबा की कांग्रेस, तो मोहन मरकाम की कांग्रेस, तो ताम्रध्वज साहू जी की कांग्रेस, तो दीपक बैज जी की कांग्रेस तो नजर ही नहीं आ रही। उनको तो रबर स्टैंप बना करके रख दिए। लगातार आप देखेंगे कोई कुछ भी बोल जाता है, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। लगातार उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप, जिसकी मर्जी हो बेचारे दीपक बैज जी पर कुछ भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो कुर्सी बचाने पे लगे हैं और लोग कुर्सी खींचने पे लगे। देवेंद्र यादव को तो लग रहा है कि मेरे को कुर्सी ना मिल जाए, इसलिए वो ज्यादा ही कुछ बोलने लगे, लेकिन शायद उनको भी समझ में आ जाएगा थोड़े दिन बाद कि ये कांग्रेस पार्टी है, यहां पर कुछ भरोसा नहीं होता, क्योंकि कहीं से बी फॉर्म निकलता है और पहुंचते पहुंचते किसी के और का नाम लिखा जाता है और वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ का बड़ा नेता हो जाता है। ये इतिहास है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का, तो याद रखना चाहिए। इसलिए ज्यादा भरोसा ना करें, अपने थोड़े घोड़े और क्या लंगड़े घोड़े और चमचे वो सब संभाल के रखें। ठीक है संजीव जी साहब, सवाल यही है, आप भले लाख दलील दे, आप लाख तर्क रखें अपनी पार्टी की ओर से कि साहब सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत तय होना है, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है? बीजेपी को क्यों कमियां दिखाई पड़ती है?
क्यों गाहे बगाहे इस बात की चर्चा होती है कि साहब नहीं, लोकतांत्रिक कागजों में राजनीतिक दलों के ऊपर थोपा जाता है, वास्तविक में नहीं है लोकतंत्र, वास्तविक में केवल पसंद तंत्र है कि आप में भी पसंद है। मैं राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। संजीव जी जवाब दीजिए। अवधेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता बुरा ना माने तो मैं उपाधि इनको नहीं दूंगा, लेकिन एक कोड जरूर कहूंगा। अगर उल्लू जो होता है, अगर उसको दिन में नहीं दिखाई देता तो उसका दोषी सूरज नहीं है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका दोषी सूरज बिल्कुल नहीं है, सूर्य देवता बिल्कुल उसके दोषी नहीं है। अगर उसका दोषी कोई है, उसको दिन में नहीं दिखाई देता, उसकी प्रवृत्ति है, उसका बनाया हुआ ढांचा है कि उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सूरज को दोष दे तो यहां पे गलती उल्लू की है। तो यहां पर अगर हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, अगर ये किसी को नहीं दिखाई देता तो ये उनकी प्रवृत्ति का दोष है। इसमें सूर्य का या हमारा कहीं कोई दोष है ही नहीं। अवधेश जी, बात रही दूसरी कि सूपा बोले तो बोले, चलनी बोले। एक सीएम बनाने का अधिकार विधायकों का होता है, लेकिन इनके यहां पर्ची आती है। मैं आदरणीय प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि किसकी पर्ची आई थी सीएम के नाम पे? किसकी? कौन भेजता है ये पर्ची? ऊपर से पर्ची में नाम लिख करके कौन भेजता है सीएम का? उनका नाम बताइए आप। और अभी आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, अभी आप पूछिए इनसे कि ये नितिन नवीन जी के जो फादर थे वो कितने बार के विधायक थे भारतीय जनता पार्टी में, कितने पुराने जनसंघी हैं कि तो मैं ये मान लूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद की भेंट चढ़ गया। अवधेश जी, ये परिवारवाद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, पुराने नेता के बेटे को आप इतने योग्य नेता होने के बावजूद भी एक नए नवेले आदमी को आप बना देते हैं केवल उनके फादर के कारण। यह परिवारवाद है। अवधेश जी, इस पर बात नहीं करेंगे, पूछिए, जवाब दीजिए। मैं जवाब लेता हूं। ठीक है संजीव जी, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन जवाब से पहले एक बार मैं के जी करूंगा। ठीक है संजीव जी, आपकी बातें आ गई। आप बता दो। ठीक है संजीव जी आपस में नहीं, मैं पूछ लूंगा, मैं जवाब ले लूंगा। मैं जरा के जी का रुख करता हूं। ठीक है के जी, बहुत संक्षेप में समझाइएगा साहब, कौन किस परिवार से, कौन पार्टी से? सवाल है कि जनता कहां है, जनता के मुद्दे कहां है? राजनीतिक दल के आपस में ही गुत्थम गुत्था करेगी या जनता के मुद्दों को लेकर धरातल पर उतर के जिम्मेदारों से जवाब मांगेगी? देखिए, लोकतांत्रिक पार्टी की बात कही जाती है, लेकिन संगठन के भीतर कहेंगे तो वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्तर पर तमाम प्रकार के दोनों ही राजनीतिक दलों में आप देख लीजिए, अभी तो केवल कांग्रेस और भाजपा की बात होती है, नियुक्ति किस ढंग से होती है। भाजपा में चौंकाने वाले नाम लाने की एक प्रवृत्ति चली आ रही है। सीएम के तीनों राज्यों में किस ढंग से नए नाम आए, पुराने नाम को किनारे करके, तो वो किसने तय किया? क्या विधायकों ने तय किया? कांग्रेस में भीतर देखिए तो लोकतांत्रिक इतनी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के खिलाफ भी कोई दूसरा खड़ा हो जाता है, फिर भाजपा उसको कितना सपोर्ट करती है। तमाम प्रकार के भाजपा के जो कहना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान के लिए उनको विदेश भेजा जाता है। तो तमाम प्रकार की राजनीति है, लोग सब समझते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में जनता की भावनाओं और इच्छाओं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष कितने मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, जो घोषणा वादा करते हैं उसको पूरा कर रहे हैं कि नहीं, इसके आधार पर जनता मतदान करती है। आप सत्ता में किसी को बैठाएं, सभी नेता एकजुट माने जाते हैं। बिल्कुल। और कांग्रेस के तमाम नेता प्रभावित होंगे इससे। यदि संगठन मजबूत होने के लिए अभी 2.5-3 साल का समय है, इसी संगठन को पूरी तरह मजबूत करके यदि मुस्तैदी के साथ, एकजुटता के साथ मैदान में जाते हैं तो ये एक बड़ा परिवर्तन किए ला सकते हैं। और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि पीसीसी अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण क्या इसलिए हो गया है कि भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए सीएम बने थे, इसलिए इस प्रकार की एक दौड़ और प्रतिस्पर्धा की बात आ रही है। ठीक है के जी, ठीक, आपने बिल्कुल सही आकलन किया। सुनील जी, आप जरा जवाब दीजिएगा संजीव जी की बातों का, लेकिन इस बात का भी जवाब जरूर दीजिएगा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज रहे या अमुक कोई भी व्यक्ति रहे, बीजेपी की रणनीति पे कितना असर पड़ेगा 2028 को लेके, क्योंकि सारी कवायद अब 28 पे फोकस हो चुकी है। अवधेश जी, देखिए, सबसे पहले तो 2028 हो या कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, और हम अपने नीतियों के दम पर, अपने कार्य के दम पर चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से सफलता जो है वो हमारे पक्ष में दिखेगी। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि उल्लू जो है उसको दिखाई नहीं देने की प्रवृत्ति होती है। वो प्रवृत्ति नहीं होती, वो प्रकृति होती है।
क्योंकि उसको दिखाई देता ही नहीं है। इसलिए आप ये सब थोड़ा प्रकृति प्रवृत्ति समझे। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं, ठीक है, आप ठीक है, समझ लो संजीव, ना, आपके संजीव, बीच में नहीं बोल रहा संजीव, मैं। प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर होता है। मैं संजीव जी पहले आऊंगा एक चीज़ आपके, आप समझिए। पूरा टाइम दूंगा आपको। दूसरा ये बार बार पूछ रहे थे नितिन नवीन जी के पिताजी का क्या नाम है, आप तो खुद ही नाम ले रहे हो, उनके साथ में जुड़ा हुआ नाम है, मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। और आपको बता दूं, देखिए अब कांग्रेस के अध्यक्ष की बात आती तो मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, चलिए ठीक है, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। ठीक है सुनील जी, मुझे समाप्त करना होगा। मैं बहुत 10 सेकंड के लिए संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की रणनीति पे कितना प्रभाव पड़ेगा आगामी दिनों में नई बदलाव के साथ? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में मुझे समाप्त करना है। अवधेश जी, निश्चित तौर पर हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इसके दम पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जानकारी में डाल दूं कि अगर आप ईडी के दम पे चुनाव लड़ते हैं, आप पैसे के दम पे चुनाव लड़ते हैं, आप अडानी के दम पे चुनाव लड़ते हैं, आप मशीन के दम पे चुनाव लड़ते हैं, इन सबको साइड कर दीजिए। आप इस सबको चलिए, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। समय का अभाव है। सुनील जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका शुक्रिया, के जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिएगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जो स्थितियां हैं, जो चर्चाएं हैं, वो चर्चा बदलाव की बयार को बताती है। लेकिन बदलाव के बयार के साथ सियासत जो अपार हो रही है, इसका जवाब कब तक आएगा, नियुक्ति के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने हुए BS टीवी के साथ, कल फिर एक विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।